धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक के बारे में हम बताएंगे। पृथ्वी का धरातल सभी जगह एक जैसा नहीं है। वह कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा, कहीं पर्वत है और पठार तो कहीं मैदान। पर्वत, पठार और मैदान महाद्वीपों की प्रमुख स्थलाकृतियाँ हैं। इन स्थलाकृतियों का आकार और आकृति न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न है, अपितु उनमें समय के अनुसार भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन धीरे धीरे या आकस्मिक रूप से हुए हैं। भूपृष्ठ पर स्थलाकृतियों का निर्माण एवं उनमें होने वाले परिवर्तन कैसे होगा। स्थलमंडल अनेक दीर्घखंडों में विभाजित है। इन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रत्येक प्लेट में महाद्वीपीय या महासागरीय अथवा दोनों प्रकार की भूपट्टी शामिल होती है। ये प्लेटें ध्रुवता मंडल पर बहुत ही धीमी गति से तैर रही है। इनकी वार्षिक गति केवल कुछ मिमी होती है। प्लेट की इस गति को विवर्तनिक संचलन कहते हैं। इस गति के कारण ही पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो धरातल पर चौड़ी दरारें बन जाती हैं। इसके कारण भ्रंश घाटियाँ और भ्रंश पर्वतों का निर्माण होता है। जब यह गति समुद्र के नीचे होती है तो तलहटी पर लावा के जमाव से मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण होता है, जैसे मध्य अटलांटिक कटक। इसी प्रकार जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती है तो मूर्धार पर्वतों का निर्माण होता है। हमारा हिमालय भी इसी प्रकार निर्मित हुआ है। जब प्लेटों की यह गति समुद्र से नीचे होती है तो महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त इसी प्रकार का बना है। अधिकतर भूकंप तथा ज्वालामुखी विस्फोट की घटनाएं इन्हीं स्थानों पर घटित होती है। धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बलों को हम उनकी प्रकृति के आधार पर दो वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला आंतरिक बल, दूसरा बाह्य बल। यहाँ हम आंतरिक बल की चर्चा करेंगे। आंतरिक बल ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। आंतरिक बल को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। आंतरिक बल, दीर्घकालिक बल, आकस्मिक बल। दीर्घकालिक बल में जो है वलन आ जाएगा, भ्रंशन आ जाएगा। आकस्मिक बल में ज्वालामुखी आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। दीर्घकालिक बल, इस बल द्वारा परिवर्तन इतनी धीमी गति से होती है कि मनुष्य को इसका आभास नहीं हो पाता है। इसका प्रभाव हजारों वर्षों बाद दिखाई देता है, जैसे महाद्वीप, पर्वत, पठार, मैदान निर्माण आदि। 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर एक महाद्वीप था जिसे पेंजिनिया कहते हैं। इसके चारों ओर पैंथालसा नाम का महासागर था। पृथ्वी के प्लेट के खिसकाव के कारण नए नए महाद्वीपों एवं महासागरों का निर्माण हुआ और पृथ्वी वर्तमान स्वरूप में आई। पृथ्वी पर आज 7 महाद्वीप हैं। भूमि और महासागर के विस्तार एवं आकार में अभी तक बदलाव हो रहे हैं। पृथ्वी के वर्तमान स्वरूप में आने के बाद भी प्लेटों की गति के कारण यह परिवर्तन लगातार जारी है। जैसे भारतीय प्लेट प्रतिवर्ष लगभग 5 सेमी की दर से यूरेशिया प्लेट तिब्बत के नीचे जा रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत लगातार ऊंचा हो रहा है। अब हम वलन के बारे में बताएंगे, जिसे फोल्डिंग कहते हैं। जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाता है और वलित पर्वतों का निर्माण होता है। मोड़ के बीच में घाटियाँ बनती हैं। हिमालय, आल्प्स, रॉकीज, एंडीज आदि मोड़दार पर्वत के प्रमुख उदाहरण हैं। अब हम भ्रंशन जिसे फ्लोटिंग के नाम से जानते हैं। जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं तो तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे लंबी और गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिसे भ्रंश कहते हैं। इन्हीं भ्रंश रेखाओं के सहारे भूपट्टी का कुछ भाग या तो ऊपर उड़ जाता है या तो नीचे धंस जाता है
ऊपर उठा हुआ भूभाग होस्ट या ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जबकि नीचे धंसा हुआ भूभाग भ्रंश घाटी कहलाती है। भारत में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत के तथा नर्मदा और ताप्ती नदियाँ भ्रंश घाटी के उदाहरण हैं। अब हम आकस्मिक बल के बारे में बताएंगे। आकस्मिक बल द्वारा घटनाएं अचानक एवं त्वरित होती हैं। इनका हम पर तत्काल प्रभाव पड़ता है। ज्वालामुखी तथा भूकंप आकस्मिक बल के कारण पैदा होते हैं। इसके कारण भूपटल के ऊपर विनाशकारी परिवर्तन होते हैं। अब हम ज्वालामुखी के बारे में बताएंगे। ज्वालामुखी का अर्थ है जिसके मुख से आग निकलती हो। ज्वालामुखी विस्फोट अचानक होता है जिसके द्वारा मैग्मा गैस, राख, धुआं, कंकड़, पत्थर आदि तेजी के साथ बाहर निकलते हैं। इन सभी वस्तुओं का निकास एक सक्रिय नली द्वारा होता है जिसको निकास नली कहते हैं। मैग्मा धरती पर आने के लिए एक छिद्र बनाता है। इस छिद्र को विवर कहते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार शांत हो जाता है और उस विवर में पानी इकट्ठा हो जाता है तो क्रेटल झील का निर्माण होता है। भीतर के पदार्थ बाहर निकलकर धरातल पर जमा होते हैं रहते हैं जिससे शंकु के आकार का ढेर बन जाता है। इसे ही ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। कभी कभी धरती की सतह पर लंबी दरार बन जाती है जिससे पृथ्वी के अंदर का मैग्मा रुक कर लावे के रूप में बाहर आता रहता है। इसे धरातल का विस्तृत क्षेत्र लावे के कई परतों से ढक जाता है और लावा पठार का निर्माण होता है। भारत में दक्कन के पठार का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ है। ज्वालामुखी का उद्गार क्यों होता है? जहाँ पर भूतल कमजोर होता है, एंथीनोस्फीयर का मैग्मा उस भाग को तोड़कर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो हमें ज्वालामुखी के रूप में दिखाई देता है। चूल्हे पर रोटी या कुकर में दाल पकते समय आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब रोटी फूलते फूलते अधिक फूल जाती है तो एक छिद्र हो जाता है जिससे वाष्प बाहर निकलने लगती है और कभी कभी तो रोटी का छिद्र इतना बड़ा हो जाता है कि दरार बन जाती है और रोटी की वाष्प बाहर निकलने लगती है। आपने दिवाली में, बारात में, अन्य उत्सव पर्वों त्योहारों को मनाते समय अनार पटाखा को जलते हुए देखा होगा। अनार के भीतर से जलते हुए तेजी के साथ पदार्थ जैसे गैस, चिंगारी, राख बाहर निकलते हैं और ऊंचाई तक जाकर फिर धरती पर आकर गिरते रहते हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्गार के समय धरती के भीतर से मैग्मा, लावा, राख आदि निकलकर बाहर जमा होते हैं। इससे ज्वालामुखी पर्वत और लावा पठार का निर्माण होता है। आप मिट्टी का बना खाली अनार पटाखा लीजिए, उसमें छिद्र से थर्माकोल के छोटे छोटे टुकड़े, कागज के टुकड़े, लकड़ी का बुरादा लेकर भर लें। फिर अनार की पेंदी में एक छोटा सा छिद्र कर उसमें रबड़ की नली लगाएं। छिद्र को अच्छी तरह बंद करके रबड़ नली से फूंक मार कर देखें। हवा बल द्वारा भीतर से कागज के टुकड़े, बुरादा आदि बाहर आ जाते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बिना बल के ज्वालामुखी का उद्गार नहीं होता है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी को सामान्यतः 3 वर्गों में रखा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इसमें मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना तथा
स्टांगबोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण है। स्टांगबोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका कोटोपेक्सी है। क्वेश्चन पूछ देगा, सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका का कौन है? तो कोटोपेक्सी है। अब सूक्ष्म ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है, तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी को उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भर कर बंद हो जाता है। इसके मुख कोस्टर में पानी भर जाने के कारण कोस्टर झील बन जाती है। स्टामूल का पौधा तथा केटर में पानी भर जाने के कारण केटर झील बन जाती है। मेहमान का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की केटर झील इसके प्रमुख उदाहरण है। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी एटना व फ्यूजियामा, पोपा, बेरन झील। विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी एटना, फ्यूजियामा, पोपा, मेयान, बेरन, क्राकोटाओ आदि। हम ज्वालामुखी क्षेत्र के बारे में बताएंगे। ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख मेखलाएं हैं। पहला है प्रशांत महासागर की पेटी, दूसरा मध्य महासागर, तीसरा है मध्य अटलांटिक पेटी या क्षेत्र भी कह सकते हैं। जहाँ मूलधार पर्वत है, अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक भारी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे की नीचे घुसकर पिघलता है, तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। थैंक्स।